विद्यार्थियों का अपना कोई अनुभव तो होता नहीं। अब मास्टर्स तक में यदि आपने कोई भी आर्टिकल वगैरह लिखा नहीं है ना, अलग अलग पत्रिकाओं के लिए, मैगजीन्स के लिए आपने यदि कोई भी इस प्रकार का लेख नहीं लिखा, तो प्रायः इस अनुभव से आप रहित होते हैं कि कैसे लिखें और लिखते समय किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो सिनॉप्सिस है वो सेलेक्ट हो जाए। वो तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का, क्योंकि यदि आप सही नहीं लिखते हैं तो फिर लिखने के बावजूद भी आपकी दृष्टि में अच्छा होगा लेकिन वहां जाकर के वो रिजेक्ट हो जाएगा और फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। और प्रायः एक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे ये बात शेयर कर रहा हूं कि मैंने प्रायः देखा है विद्यार्थियों को इसके लिए भटकते हुए। समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से लिखें अपने टॉपिक का, यानी कि अपने विषय का हम चयन किस प्रकार करें, किन से पूछें। और कई बार यह होता है कि हम अपने अध्यापकों के पास यानी कि अपने प्रोफेसर्स के पास हम जाते हैं, उनसे जाकर के पूछते हैं और फिर वो अपनी अनुकूलता से बताते हैं। वो कहेंगे ठीक है अभी तो मेरे पास समय नहीं है, आप ऐसा करो अब कल आओ, अब परसों आओ, नरसों आओ। और प्रायः ऐसा ही होता है, समय भी आपका बर्बाद होता है, व्यर्थ जाता है समय, और उसमें कुछ हासिल भी हो जाए ऐसा भी नहीं है। और यदि देखो कोई दूसरा बनवा भी देता है ना, तो उससे भी क्या लाभ, आपने तो नहीं सीखा ना, वो तो किसी अन्य ने आपकी सहायता कर दी या उन्होंने लिख करके दे दिया या बनवा दिया, आपने तो नहीं सीखा। मान लो कि आपका एडमिशन हो गया, आपने पीएचडी करना आरंभ कर दिया, पर इस विषय की समझ आपको नहीं है, तो आगे आप पीएचडी में हैं तो स्वाभाविक है कि जो मास्टर्स वाले बच्चे हैं वो आपसे पूछेंगे कि भैया या बहन मैं इसे कैसे लिखूं, आप मुझे बता दो। और सोचो कि आपको नहीं आता हो, फिर आप कैसे उसकी सहायता कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। इसीलिए उसको मैंने रखा है, अपने प्रत्येक बैच के साथ मैं इस चीज को शेयर करता हूं, लेकिन इस बार सामूहिक रूप से ही कर रहा हूं कि चलो सभी इस चीज को देख लें। और ये कोई बहुत विस्तृत है विषय ऐसा नहीं है, संक्षिप्त है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं होती। तो आज जो हम लोग जानेंगे उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं दो चार बिंदु जो सबसे महत्वपूर्ण है। क्या क्या? सर्वप्रथम बिंदु कि पीएचडी के शोध के लिए विषय हम कैसे चुने। विषय का चयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे मुश्किल यही होता है कि कैसे हम चयन करें इसका, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो ये जानेंगे। दूसरा बिंदु है हमारा कि किसी भी विषय के चयन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए अपने विषय के चयन में। उसके बाद अग्रिम बिंदु को हम जानेंगे कि किसी भी विषय पर पहले शोध हुआ है अथवा नहीं हुआ है, इसे हम कैसे जानें, है ना। तो इसके बारे में जानेंगे क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है, कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत परिश्रम करके अपनी ओर से आप अपना शोध प्रारूप लिख करके और ले जाएं और वहां जाकर के पता लगे कि इस विषय पर तो अनेक सारे कार्य पहले से हो चुके हैं, तो फिर आपके लिए समस्या कि अब आकर के फिर से नए विषय का चयन करो और नए ढंग से नए सिरे से आप लिखना फिर से शुरू करो। तो इसीलिए इस बिंदु का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। उसके बाद और क्या देखेंगे हम कि सिनॉप्सिस लेखन में महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है ना, जिन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि स्मरणीय बिंदु या ध्येय बिंदु, इसमें क्या क्या है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना सिनॉप्सिस में जो एक वो चीज आनी चाहिए जिसकी वजह से कोई भी सिनॉप्सिस सिलेक्ट होता है, वो चीज नहीं आ पाती है। यदि इसकी समझ नहीं है तो फिर वो बात नहीं बनती है। और इसलिए बहुधा ऐसा होता है कि विद्यार्थी लिख करके तो ले जाते हैं लेकिन पहली बार में रिजेक्ट हो जाता है उनके द्वारा लिखा गया, या उनके प्रोफेसर ही कहते हैं कि देखो ऐसा नहीं लिखते, इसको आप थोड़ा सा सुधारो, इसमें इन इन बिंदुओं को जोड़ो, इसमें कुछ ऐसा डालो। तो ये चीजें पहले से ही आप समझ करके रखें ताकि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आगे कोई भी समस्या ना हो, ठीक है। और इसका विभाजन कितने रूपों में होता है ना, अग्रिम बिंदु ये होगा हमारा कि इसका विभाजन कितने रूपों में होता है। उसके बाद क्या जानेंगे हम कि विभाजन के साथ साथ किस विभाजन में किस प्रकार से लिखना चाहिए,
आई बात समझ में कि किस विभाजन में किस प्रकार से लिखना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है। आप सभी सुन पा रहे हैं ना मुझे? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? जी फिर सुनाई दे रहा है अच्छे से। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, ठीक है? और उस पेज को देखेंगे हम और उसी के माध्यम से फिर आगे बढ़ेंगे। एक मिनट। देख पा रहे हैं अभी आप सभी? जी। एक समय पे सभी नहीं जुड़ते हैं, फिर बीच बीच में जुड़ते रहते हैं। चलो देखो, सिनॉप्सिस राइटिंग में सर्वप्रथम बिंदु जो है वो हमें ये ध्यान रखना है कि इसके विभाजन का जो है ना एक क्रम क्या होता है, इसका प्रारूप क्या होता है। ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि इसका प्रारूप क्या होता है। यदि आप इसको नहीं जानते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है। लिखने का जो एक ढंग है या जिसे हम प्रारूप के तौर पर, शायद नेटवर्क की समस्या है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी, वो स्वतः ठीक हो जाएगी। आपकी आवाज मुझे तो क्लियर आ रही है। हो सकता है नेटवर्क की समस्या होती है बीच में कभी कभी, मेरी तरफ से आपकी तरफ से, इसलिए होता है। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। अब आ रही है। ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए। सिनॉप्सिस के प्रारूप में कुल मिलाकर के इन 13 बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है आपको, है ना? कितने बिंदुओं का? इन 13 बिंदुओं का आपको ध्यान रखना है। सर्वप्रथम शोध शीर्षक। सबसे जो है सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो चीज है वो क्या है? वो है शोध शीर्षक। शोध शीर्षक का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे अच्छी प्रकार से, क्योंकि देखो, यदि आपके अध्यापक या प्राध्यापक यानी कि आपके प्रोफेसर आपसे ये पूछते हैं या आपके गाइड आपसे ये पूछते हैं कि आपने पीएचडी के लिए क्या अपना विषय लिया है, तो आप शीर्षक यदि अच्छी प्रकार से उनके सामने नहीं प्रस्तुत करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, वो फिर साधारण स्तर का रह जाता है। इसलिए शीर्षक इस प्रकार का होना चाहिए, उसमें शब्दावली का चयन एक रूप में होना चाहिए, है ना, जिसमें सुंदर और सहज सुबोध शब्दों का उसमें प्रयोग होना चाहिए और सटीक होना चाहिए। वो नाम ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा हो, बहुत ज्यादा विस्तृत आप उसको कर दें, इतना आप उसे विस्तृत कर दें जितना कि आवश्यक नहीं है। तो अनावश्यक नाम नहीं होना चाहिए, वो इतना ही होना चाहिए जितना आवश्यक है, और उसमें भी एक शब्दावली में होना चाहिए। यदि आप आचार्य वाले विद्यार्थी हैं, मतलब जिन्हें प्रायः संस्कृत में लिखना पड़ता है, तो कारक विभक्ति से लेकर के हर एक चीज का ध्यान रखें। और शीर्षक को सुंदरतम रूप देने के लिए क्या करना है, एक चीज मैं आपको बताता हूं जो आप लोग ध्यान रखें। आप चाहें तो आप नोट भी करते चले अपनी कॉपी में। क्या? एक ही शीर्षक को कम से कम आप 5 प्रकार से लिखिए। ये ध्यान रखिए, ये बहुत आवश्यक है। एक ही शीर्षक को, माना कि कोई भी आपने एक शीर्षक ले लिया, ठीक, साधारणतया हम कोई भी शीर्षक लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि साहित्य संगीत एवं व्याकरण शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप। अब कोई भी एक हमने लिया, अब यही वाक्य हमारा सही है, यह शीर्षक उपयुक्त है अथवा इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सोचेंगे तो नहीं होगा। आप क्या करें, उसको 5 अलग अलग प्रकार से लिखने का प्रयास कीजिए, और फिर उसके बाद उन सभी में से जो सबसे आपको बेहतर लगता है, जो सबसे आपको सटीक लगता है, आप उसको नोट कर लीजिए, वो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। और ये नोट करने के बाद अब है ना, अपने से किसी सीनियर से, यानी कि अपने से कोई ज्येष्ठ हैं जो इस विषय में एक अच्छी समझ रखते हो, उनको अब आप जाकर के दिखा लीजिए। ठीक है, अब आप उन्हें जाकर के दिखा लीजिए।
कि क्या ये उपयुक्त है, ये समुचित है, और फिर आपको बता देंगे, उनकी ओर से भी ये बता दिया जाएगा कि हाँ, इन सभी में से ये जो आपने रखा है ये सबसे उपयुक्त है। तो ये पहला रहा शोध शीर्षक का। ये कैसे चुने वो तो अभी देखेंगे, फिलहाल हम इसके प्रारूप को देख रहे हैं। द्वितीय बिंदु क्या है? प्रस्तावना या भूमिका। देखो, शब्दावली एक ही है, आप चाहें तो इन्हें 3 शब्दों में से किसी में भी आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो प्रस्तावना का नाम देकर के लिखें, आप चाहें तो भूमिका का नाम देकर के लिखें, या आप चाहें तो उसी को प्राक कथन का नाम देकर के लिखें। पर प्राक कथन सिनॉप्सिस के लेखन में नहीं लिखा जाता है, तो इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ये है भले ही एक ही, पर शोध प्रबंध के उसमें ये नहीं लिखा जाता है, इसलिए भूमिका या प्रस्तावना इस रूप में ही हमें लिखना चाहिए। और इसमें लिखा क्या जाता है, अब इस पे विचार करते हैं। देखो, जो आपका शोध शीर्षक है ना, उसका केवल परिचय मात्र लिखना है। जैसे हमने साहित्य के ऊपर हमने अपना विषय लिया हुआ है ना, साहित्य से संबंधित या व्याकरण से संबंधित अथवा संगीत से संबंधित या व्याकरण से या दर्शन से, किसी भी विषय से हमने संबंधित एक अपना शीर्षक लिया जो कि शोध शीर्षक है। तो शोध का जो विषय है वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रहे, शोध के विषय को हम इसमें नहीं लिखते हैं कभी भी। प्रस्तावना में क्या है, यदि आपका विषय साहित्य से संबंधित है तो आप साहित्य का एक सामान्य परिचय देंगे उसमें, और साहित्य में भी यदि महाकाव्य से संबंधित है आपका विषय तो आप महाकाव्य का मतलब साहित्य का एक साधारण सा परिचय देंगे। अधिक से अधिक एक अनुच्छेद बोले तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसे, पैराग्राफ। एक पैराग्राफ में आप उसे लिखेंगे, 4-5 लाइन में या 5-7 पंक्तियों में आप उसे लिखेंगे। और उसके बाद महाकाव्यात्मक यदि है वो, तो आप महाकाव्य के संदर्भ में देंगे परिचय। फिर उसके बाद खंड काव्य या गीति काव्य या अलग अलग किसी भी काव्य के स्वरूप से यदि उसका संबंध है तो आप उसके बारे में लिखेंगे सामान्य परिचय। और वो सामान्य परिचय वो अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं लिखना है, उसमें जो लक्षण ग्रंथों के आधार पे या उस विषय से संबंधित जो भी सामग्री उपलब्ध है आप उसे आसानी से लिख सकते हैं। बस ये रहे कि आपकी अपनी शैली हो, आप कहीं से उसे कॉपी पेस्ट ना करें, ये ध्यान रखें। क्योंकि 50 या 60 वर्षों के जो बुजुर्ग वहां बैठे होते हैं उन लोगों को सारा अनुभव होता है कि कौन कॉपी पेस्ट करके लाया है और अपनी ओर से लिख करके लाया है, तो उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आता है। जितनी हमारी आयु नहीं होती है उससे अधिक आयु से वो यही कार्य कर रहे हैं, तो उनकी दृष्टि ऐसी होती है, आसानी से पहचान जाते हैं। तो इसलिए ये भूल न करें, अपनी शब्दावली में उसी विषय को आप लिखिए और लिख करके अपने से किसी भी सीनियर है, किसी भी अपने से बड़े से आप दिखा लीजिए एक बार। तो ठीक है, प्रस्तावना में क्या लिखना है आप समझ गए। शोध का विषय जो है वो नहीं लिखना है, वो जिससे संबंधित है, साहित्य से संबंधित है अथवा साहित्य के किसी भी अंग से संबंधित है, जैसे कि नाटक है या प्रहसन है ना, या रूपक के जितने भी भेद हैं या उपरूपक है, या हमने मान लिया कि वो भी नहीं होकर के वो गद्य साहित्य है ना, आख्यायिका है या वो कथा है, उपन्यास है, कोई भी है, तो आप उससे संबंधित लिखिए आप। तो समझ गए, उसका ये सामान्य परिचय आपको देना होता है कहाँ, इस प्रस्तावना या भूमिका में। अब शोध विषय पे आते हैं, जो तीसरा बिंदु है वो क्या है उस पे आते हैं। और प्रस्तावना या भूमिका, यह ध्यान रहे अधिकतम 2 पृष्ठ का होना चाहिए, यानी कि हस्तलिखित नहीं। मैं उसकी बात कर रहा हूं जब हम उसे A4 साइज में टाइप करवा के लाते हैं, हाँ उसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि हस्तलिखित में तो वो छोटा बड़ा हो सकता है, वो अलग बात है, पर टंकित होने के बाद 2 पृष्ठों में होना चाहिए अधिकतम। अब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल आधे पृष्ठों में लिखते हैं तो भी नहीं, 2 पृष्ठ होना चाहिए, उससे अधिक भी नहीं और उससे कम भी नहीं। 2 पृष्ठ इसका सबसे एक सहज और सही रूप माना गया है उसका। अब आते हैं इसके बाद क्या लिखना है आपको, शोध विषय लिखना है। मैं इन सभी का उदाहरण भी अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, अलग अलग सिनॉप्सिस जो पहले से जो सिलेक्टेड हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, पर एक बार पहले इसे आप समझ लीजिए। अब आते हैं तृतीय बिंदु में, क्या हमें देखना होता है, शोध विषय। शोध विषय में पता है क्या है, शोध विषय में अब आपको ये दिखाना है, इसमें परिचयात्मक कुछ भी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना है। अब फिर से इसमें
साहित्य के बारे में या संगीत के बारे में या दर्शन या जो भी आपका विषय है, शोध विषय, उसके बारे में आप नहीं लिखेंगे। इसमें केवल आपको ये दिखाना है कि आप इस विषय में नया क्या करना चाहते हैं, है ना। नया आप जो भी इसमें करना चाहते हैं उस चीज को लिखना है। जैसे मान लो कि आपका शोध विषय है कि 16 संस्कारों का, है ना, या वैदिक 16 संस्कारों का वैज्ञानिक स्वरूप या आधुनिक समय में उसका व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक स्वरूप, आपने ऐसा ही लिख लिया। अब इसमें संस्कारों का परिचय आप नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं, वो सब ऊपर हो चुका है ना। वो हमने कहा दिया है, प्रस्तावना या भूमिका में हमने लिख दिया है, जितने भी संस्कार हैं उनके बारे में जो भी हमें परिचय देना है वहां हमने दिया। लेकिन शोध विषय में वैज्ञानिक और व्यवहारिक स्वरूप जो कि आपको कार्य करना है वो आपको लिखना है कि आप इसमें कम से कम 2 या 3 इसमें आप इस प्रकार की बातें लिखेंगे जिससे ये जाहिर होता है अथवा जिससे ये बात अभिव्यक्त होती है कि आप लिखना क्या चाहते हैं अथवा आप इसमें शोध क्या करना चाहते हैं। इसलिए इसका नाम क्या है, हेडिंग क्या है, शोध विषय। आप लिखना क्या चाहते हैं या कार्य क्या करना चाहते हैं, सभी से हट करके नया आप इस विषय में क्या करना चाहते हैं। मैं एक और रूप में इस बात को रखता हूं, समझने का प्रयास करना। शोध विषय प्राय विद्यार्थियों को नहीं समझ में आता है। शोध विषय में जो है ना, आप जो नया करने जा रहे हैं किसी भी विषय में वो क्या है, आप सामने वाले को कैसे बताएंगे कि मैं क्या इसमें लिखने जा रहा हूं या क्या मैं इसमें करना चाहता हूं। इसके लिए कुछ तो आपके पास होगा ना। मान लो कि यदि आप ऐसा कहते हैं कि 16 संस्कारों का वैज्ञानिक स्वरूप, तो वैज्ञानिक स्वरूप आपकी दृष्टि में क्या है, कुछ तो आपने पहले सोचा होगा, तभी तो आपने ये विषय लिया। तो जो भी वैज्ञानिक स्वरूप को समझाने के लिए आप लिख सकते हैं वो आपको उसमें लिखना होता है। आई बात समझ, है ना। उसके व्यवहारिक स्वरूप को जैसे उसमें दिखलाना है, तो व्यवहारिक स्वरूप को दिखलाने के लिए आप उसमें क्या करेंगे, व्यवहारिकता की कसौटी पर 16 संस्कारों को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख वहां पर आप करेंगे। तो ये आपको वहां पर बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है कि पुनरावृत्ति नहीं हो। जो भूमिका या प्रस्तावना में आप लिख आए हैं उस चीज की कदापि उसमें पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति बोले तो यानी कि पिष्ट पेषण जिसे हम लोग कहते हैं संस्कृत वाले, कि पिसे हुए को फिर से पिसना, मतलब वो पहले आ चुका है फिर उसी बात को हम रिपीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं। सर्वथा नवीन होना चाहिए। और यही ऐसा है शोध विषय, क्योंकि गाइड या जहां आप साक्षात्कार के लिए बैठेंगे, इंटरव्यू के लिए, वो आपका पूरा नहीं पढ़ेंगे। भूमिका या प्रस्तावना तो प्राय ही नहीं पढ़ते हैं वो लोग। 2 चीजें देखते हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्या है, 2-3 चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगा वो। जिसमें से सबसे पहला क्या है, शोध विषय। शीर्षक को देख करके ही लगभग ये समझ में आ जाता है कि ये किस प्रकार का कार्य है, लेकिन उसके बावजूद भी शोध विषय को अवश्य देखते हैं। और शोध विषय में जैसे आपने वैज्ञानिक स्वरूप को रखना है तो कम से कम 3 इस प्रकार के बिंदुओं का आप उल्लेख करें। ये कम से कम की बात मैं कह रहा हूं। यदि बिल्कुल नहीं उपलब्ध हो तो अलग बात है, आप 1-2 भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन एक जो नियम है लिखने का वो ये है कि 3 इस प्रकार के बिंदुओं का आप उल्लेख करें जिससे कि आप अपने शोध के बारे में नवीनता को स्थापित कर सकें कि ये है नवीन, ये है नूतनता, ये है इसमें मेरी अपनी निज जो मेरी व्यक्तिगत जो अपनी ये कल्पना है जिसके आधार पर मैं ये कार्य करना चाहता हूं, शोध लिखना चाहता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है। और शोध विषय 1 पृष्ठ से लेकर के 1.5 पृष्ठ का होना चाहिए अधिकतम, इससे अधिक नहीं, है ना। 1 से 1.5 पृष्ठ का होना चाहिए बस। इसे आप चाहें कि 2-4 पृष्ठों में लिखें, ऐसा नहीं, 1-1.5 पृष्ठ में लिखिए, क्योंकि इसके विषय में वैसे ही आपके पास बहुत अधिक सामग्री नहीं होगी लिखने के लिए। प्रस्तावना या भूमिका के लिए तो हर जगह चीजें उपलब्ध होती हैं, पर इसके लिए नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल नवीन है ना, नूतन है, ये नया है जो उसमें आपको करना है। और इतना ही उपलब्ध होता तो ये विषय ही क्यों रह जाता नया, फिर नया है इसलिए उसमें 1 से 1.5 पृष्ठ तक ही लिखा जाता है प्रायः। अब इसके बाद आते हैं शोध उद्देश्य। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, समझ पा रहे हैं। शोध उद्देश्य जो है ना, ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है। शोध उद्देश्य में आपको क्या लिखना है, शोध उद्देश्य में प्रायः आपको ये लिखना होता है कि आप शोध उद्देश्य में आपको क्या लिखना है कि आप जो कुछ भी शोध करना चाहते हैं अपने विषय पर, उसका परिणाम क्या आने वाला है।
है ना, आपके शोध का जो परिणाम है वो क्या आने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। उसमें शोध का परिणाम क्या आने वाला है। अब जैसे माना कि जो पहले मैंने आपको बताया था विषय कि संगीत शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप, अथवा व्याकरण, संगीत और साहित्य शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप। अब यहाँ पे हमने इस प्रकार का स्वरूप उसका रखा। अब इसमें आप सोचो, शोध उद्देश्य में आप इसमें क्या लिखेंगे, है ना, ध्वनि तत्व के सार्वभौमिक स्वरूप का निरूपण, ये पहला होगा आपके शोध का उद्देश्य, है ना। सार्वभौमिक क्यों? क्योंकि फिर उसका व्याकरण शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप क्या है, संगीत में क्या है, अलग अलग विषयों में उसके ध्वनि का स्वरूप क्या है, इन सभी का एक सार्वभौमिक स्वरूप। तो यहाँ स्वरूप आपको नहीं लिखना है। शोध उद्देश्य में केवल 8 से 10 इसमें बिंदु आपको देने होते हैं। कितने बिंदु? मात्र 8 से 10 बिंदु इसमें लिखने होते हैं, और एक एक पंक्ति में केवल लिखने होते हैं। जैसे कि ध्वनि तत्व के सार्वभौमिक स्वरूप का निरूपण। वैसे ही फिर आपने लिखा कि पाश्चात्य काव्य शास्त्र या भाषा विज्ञान या शिक्षा शास्त्र, है ना, या अलग अलग ग्रंथों में ध्वनि का स्वरूप, है ना, और उसके महत्व का प्रतिपादन। ये सब जो जो उद्देश्य है ना, मतलब आप उस शोध के बाद लोगों को क्या आप देना चाहते हैं, नवीनता जो भी उसमें आप लाना चाहते हैं ना, बस वही आपको 8 से 10 बिंदुओं में लिख देना है। ये मैं भी उदाहरण स्वरूप दूंगा तो और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे उसमें जैसे हमने लिखा कि विविध विद्वानों के द्वारा प्रदत्त ध्वनि तत्व की अनेकविध व्युत्पत्तियां, बहुविध लक्षण तथा सभी भेद प्रभेदों का समीक्षात्मक अध्ययन, ये हमने दे दिया एक उद्देश्य उसमें। ऐसे ही 8 से 10 इसमें उद्देश्य आपको लिखने हैं, आपके शोध करने का जो भी उद्देश्य है, और लिख करके अपने से किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति से, मतलब उस विषय की जानकारी जिन्हें हो, उनसे एक बार आपको दिखा लेना चाहिए। तो आशा करता हूं कि शोध उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। और 8 से 10 बिंदुओं में, कितने बिंदुओं में लिखना है? सिर्फ 8 से 10 बिंदुओं में। 10 पर्याप्त है, बहुत है 10। आप चाहें तो 5 या 6 से लेकर के 8-10 तक लिख सकते हैं। 5 या 6 से न्यून भी नहीं होना चाहिए, यानी कि कम भी नहीं, और 8-10 से अधिक भी नहीं, इतना सामान्य है। उसके बाद आते हैं शोध औचित्य। देखो, शोध औचित्य प्रत्येक विश्वविद्यालय में लिखना अनिवार्य नहीं होता है। शोध उद्देश्य तो लगभग आवश्यक होता है, लेकिन शोध औचित्य आवश्यक नहीं होता है। क्योंकि कई बार जब शोध उद्देश्य हम लिखते हैं ना, तो उसमें ही शोध औचित्य जो है ये भी प्रायः आ जाता है। तो इसीलिए इसको अलग से लिखने का कोई वो नहीं होता है। लेकिन फिर भी कोई अनिवार्यता ना होते हुए भी कई बार गाइड या कई बार हमारे प्राध्यापक जो होते हैं वो अपनी ओर से हमें कहते हैं कि देखो ऐसा करो कि इसको लिख ही लो। कभी हो सकता है कि कभी जो वहां पे मेंबर्स जो बैठे होते हैं, तो कभी आप में उनमें से कोई आपसे पूछ ले कि आपने शोध औचित्य तो नहीं लिखा, तो इसलिए लिख लो, पर आवश्यक नहीं होता है। इसमें क्या लिखना होता है कि आपका जो शोध विषय है वो किस प्रकार से उचित है, आप उसे कैसे उचित समझते हैं एक शोध के लिए। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, इस चीज को समझो। इसमें क्या लिखना होता है, और ये केवल आधे पृष्ठों में लिखना होता है, सिर्फ आधे पृष्ठ में, यानी कि 1 से 2 अनुच्छेद में। एक ही पैराग्राफ में आप लिखते हैं 8-10 पंक्तियों में, बस उतना ही पर्याप्त है। शोध औचित्य में क्या आपको लिखना है, आपके जो शोध का विषय है वो उचित कैसे है, वर्तमान समय में वो किस प्रकार अपना औचित्य रखता है। नवीनता का प्रतिपादन तो आपने ऊपर किया, अब वो उचित किस प्रकार से है इसका आप प्रतिपादन करें। मतलब वर्तमान समय में आपके शोध विषय की जो प्रासंगिकता है उसे आप किस प्रकार से बताएंगे। कोई आपसे यदि पूछे कि चलो ये शोध विषय तो आपने ले लिया, ये वर्तमान समय में ये कैसे है प्रासंगिक, या किसी भी दृष्टि से कैसे प्रासंगिक है, आप इसकी प्रासंगिकता को लेकर के आप क्या विचार रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, तो उत्तर देंगे। वो जो भी उत्तर देंगे ना, बस वही यहां पर लिखना होता है शोध औचित्य में। और ये आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपको ऐसा निर्देश मिले अपने प्रोफेसर की तरफ से, तो इस चीज को लिख देना चाहिए उसमें। तो इसलिए ध्यान रखना है कि इसमें क्या करना है। समझ गए? अब आते हैं शोध प्रश्न एवं प्राक कल्पना। शोध प्रश्न में क्या होता है, शोध प्रश्न एक सामान्य रूप है। शोध प्रश्न में है
कि कम से कम 5 से 6 और वही अधिकतम 8 से 10 इतने आपको प्रश्न बनाने हैं। और प्रश्न क्या बनाने हैं कि आपके इस शोध विषय से आगे आने वाले विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ हो सकता है, किन किन ऐसे प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिलेगा जो अब तक गर्भ में ही है, जो अब तक के गर्भ में है, अब तक जिनका निरूपण नहीं हो पाया है। यानी आपके शोध की प्रासंगिकता के साथ साथ आप इस प्रकार के 8-10 प्रश्नों को भी वहां पर रखते हैं, जिन प्रश्नों के माध्यम से ये पता लगता है कि अच्छा, तो शोध करने के बाद इन इन प्रश्नों का खास तौर पे उत्तर हमें मिलेगा जो वर्तमान समय तक उत्तर हमारे पास नहीं है। जैसे जो पीछे मैंने आपको विषय कहा, अब उसमें उद्देश्यों के साथ तो सेम हो गई। हाँ, तो उद्देश्य अलग से लिखा जाता है, वो प्रश्न रूप में नहीं होता है। और शोध प्रश्न जो है या प्राक कल्पना, ये प्रायः ये प्रश्न के रूप में होता है, तो मिलता जुलता ही होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं। और कई बार ये आवश्यक नहीं होता है लिखना, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेट है, एक इसका ये प्रारूप है कि ये बिंदु भी लिखा जाता है। इसमें क्या है ना कि प्रत्येक विश्वविद्यालय एक ही प्रकार के स्वरूप को स्वीकृत नहीं करता है। कहीं पर शोध प्रश्न लिखना आवश्यक होता है तो कहीं नहीं भी होता है, कहीं पे शोध औचित्य लिखना आवश्यक होता है तो कहीं पर नहीं होता है। इसीलिए जहां कहीं भी आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, एक बार वहां का प्रारूप आप पहले से देख लें। तो मैं इस दृष्टि से बता रहा हूं कि चलो कहीं पर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, पर आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इसमें लिखते क्या है, बस इतना। वो शोध उद्देश्य जो आपने लिखा है प्रायः उसी को अथवा उसमें भी कुछ और नए विषयों को जोड़ते हुए कुछ प्रश्नों को आपको निर्मित करना है। जैसे कि साहित्य शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप, जो पीछे हमने विषय भी देखा था कि साहित्य, संगीत और व्याकरण आदि शास्त्रों में ध्वनि का स्वरूप। माना कि ये पीएचडी का विषय है मेरा, तो मैंने ये लिखा उसमें साहित्य शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप क्या है। इसी प्रकार संगीत शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप क्या है और क्या उसका साहित्य शास्त्र से कोई संबंध है, यदि वो संबंध रखता है तो किस प्रकार रखता है और किस प्रकार का रखता है। उसके व्याकरण शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप क्या है और क्या व्याकरण शास्त्रगत जो ध्वनि है वो साहित्य या संगीत शास्त्र वाली ध्वनि के साथ में किसी भी प्रकार का मेल रखता है, या ये जो ध्वनि है ये मेल रखती है क्या। यदि ऐसा है तो फिर इसे हम प्रश्न के रूप में वहां पे लिख सकते हैं। इसी प्रकार भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में भी ध्वनि के बारे में हम पढ़ते हैं, तो क्या वहां ध्वनि का स्वरूप क्या है और उस ध्वनि का उपर्युक्त सभी ध्वनियों के साथ में किस प्रकार का संबंध है। ऐसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र है या अलग अलग प्रकार के जितने भी काव्य शास्त्र हैं, उन सभी के बारे में हम लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा विषय है ना, उसी विषय से संबंधित ये हमें वहां पर लिखना होता है। और ये जो विषय मैं आपको बता रहा हूं, इस विषय पर कार्य हो चुका है, इसीलिए इस विषय का उल्लेख कर रहा हूं। तो ये समझ गए शोध प्रश्न और प्राक कल्पना। तो प्राक कल्पना वही है कि शोध करने से पहले आप अपने शोध विषय को लेकर के क्या विचार रखते हैं, यही है प्राक कल्पना। इसके शोध प्रविधि, हाँ शोध प्रविधि जो है इसको आप कुछ कह रहे हैं। हाँ जी सर, ये शोध प्रश्न क्यों आवश्यक है इसमें लिखना है शोध विषय से संबंधित। मतलब हम अपनी जो शोध कार्य करेंगे हम उसी से संबंधित प्रश्नों को पहले लिखेंगे वहां पे, कि ये समझने शोध प्रश्न क्यों लिखना आवश्यक है वहां पे। देखिए, यदि आप शोध उद्देश्य नहीं लिखते हैं तो फिर शोध प्रश्न आपको लिखना होता है, और यदि आप शोध प्रश्न को लिखते हैं तो आवश्यक नहीं कि आप शोध उद्देश्य लिखें। शोध उद्देश्य आपने लिख दिया तो आवश्यक नहीं कि आप शोध प्रश्न को लिखें। शोध प्रश्न हमारे शोध विषय से संबंधित होंगे ना। हाँ बिल्कुल, उसी से संबंधित ही लिखना है। तो जो हम कार्य करने वाले हैं उस कार्य से संबंधित प्रश्नों की का निर्माण करेंगे हम 6 से 7। हाँ बिल्कुल, ताकि जो नया व्यक्ति है जो आपके शोध विषय के बारे में कुछ भी नहीं जानता, हाँ जी, आप उसके सामने ये बात रखते हैं तो आपके 5-7 प्रश्नों को सुन करके एक धारणा भीतर जो है वो विकसित हो कि अच्छा इस प्रकार का ये कार्य है जिससे कि हमें इन प्रश्नों का हमें उत्तर मिलेगा, जो कि अब तक यानी कि हमारा जो रिसर्च है उसका जो आउटकम क्या होगा ये हम इसमें बता सकते हैं कि ये आउटकम इसका हो सकता है। बताना है एकदम। लेकिन उसी को बस यही है कि केवल
तो प्रश्न के रूप में आपको वहां पर रख देना है समझ गया। कि आपके शोध से आगे क्या क्या होने वाला है, किन किन ऐसे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है जो अब तक नहीं मिला है, तो क्या वहां मिलने वाला है। बस यही है। ये इसलिए होता है कि ताकि पैनल में बैठे जो लोग होते हैं, अब वो आवश्यक नहीं कि आपका पूरा का पूरा जो ये सिनॉप्सिस जो है, जो शोध प्रारूप है, वो पूरा आद्योपांत तो पढ़े, इतना समय नहीं होता है। तो शोध प्रश्न को देख लिया उन्होंने, या शोध उद्देश्य को देख लिया, या थोड़ा सा इसे देखा, फिर उनकी समझ में लगभग आ जाता है इनसे ही, इनको ही पढ़ने से। तो प्राय इसलिए ही लिखा जाता है, स्पष्टता के तौर पे बस। अब आते हैं शोध प्रविधि क्या है, इसे समझें। शोध प्रविधि जो है ना, शोध करने के ढंग को कहते हैं शोध प्रविधि। विधि मतलब आप सभी जानते हैं, विधि यानी कि तौर तरीका या शैली, विधान, है ना, वही है। और प्रविधि यानी कि जो प्रकर्ष विधि होती है उसको हम प्रविधि कहते हैं। यानी प्रकर्ष विधि का मतलब होता है जो एक प्रचलित शैली है, जो इस प्रकार की पद्धति है जो सभी के द्वारा स्वीकृत है, जिसको हम कहते हैं मान्य शैली के रूप में, माननीय शैली के रूप में। तो कुछ कुछ प्रविधियां जो हैं ये प्रचलित हैं। तो 8-10 प्रकार की प्रविधियां जो हैं प्रायः सिनॉप्सिस लेखन में इनका प्रयोग किया जाता है। और किस रूप में नहीं आपको लिखना है ये भी आपको अवश्य ध्यान रखना चाहिए। क्या कभी भी शोध प्रबंध लिखते समय या सिनॉप्सिस का लेखन करते समय ये आपको ध्यान रखना है कि कभी भी खंडनात्मक विधि आपको नहीं लिखनी है। क्या नहीं लिखना है? खंडनात्मक या निषेधात्मक कभी भी आपको नहीं लिखना है। विरोधात्मक शैली आपको कभी भी नहीं अपनानी है। शोध प्रबंध जो है ना, ये एक निरपेक्ष स्वरूप वाला होता है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना। विरोधात्मक से अभिप्राय क्या है कि आप किसी भी सिद्धांत के बारे में लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रायः जिस विषय के जितने भी सिद्धांत हैं सभी आलोचना के स्तर पे भी आते ही हैं एक ना एक समय में, और कुछ विद्वान उसे स्वीकार करते हैं और कुछ अस्वीकार करते हैं, कुछ उसका खंडन, कुछ उसका मंडन करते हैं। तो ये प्रायः, ये तो तमाम विषयों के साथ ऐसा ही होता है। तो आपको इन चीजों से बचना है कि किसी ने भी यदि उसका विरोध किया है तो वहां आपको विरोधात्मक शैली में नहीं लिखना है कुछ भी। हाँ, भले ही उस विरोध को आप लिखना या उद्धृत करना वहां चाहते हैं तो आपके बात रखने की शैली भी आपकी जो है ना वो इस प्रकार की हो जो कि बिल्कुल सहज हो और जिससे विरोध का आभास नहीं होता हो कि आप भी किसी न किसी के पक्ष में जा रहे हैं, खंडन के पक्ष में या मंडन के पक्ष में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके लेखन से बस ये दिखलाई पड़े कि ठीक है, ये आप मत उद्धृत कर रहे हैं कि भले ही अमुक विद्वान इसे नहीं मानते हैं या इस रूप में मानते हैं, लेकिन आप जो हैं निष्पक्ष हैं इस चीज को लेकर के, अथवा आप निरपेक्ष हैं। आप किसी भी एक पक्ष में नहीं है, आप एक समालोचक के तौर में हैं। समालोचक क्या होता है? एक मीमांसक जो होता है, मीमांसक क्या कभी भी किसी एक पक्ष में होता है? नहीं। उसको न खंडन से मतलब है न मंडन से मतलब है। हाँ, विषय की मीमांसा करना उसका अपना उद्देश्य होता है। बस ये शैली आपको अपनानी है। तो इसीलिए विरोधात्मक या निषेधात्मक या खंडनात्मक जो है ये सभी भी प्रविधियां हैं, पर शोध में इसको नहीं अपनाया जाता है। किन्हें अपनाया जाता है अब उसके बारे में आते हैं। जो सबसे पहली है वो है विवरणात्मक। ध्यान रखना है कि जब भी आप थीसिस लिखते हैं ना, सिनॉप्सिस में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सिनॉप्सिस में ये लिख करके बताना पड़ता है कि आप आगे अपनी थीसिस में किस किस प्रकार की शैली को अपनाएंगे। गुरुदेव, जैसे गुरु जी, शोध का उद्देश्य तो यही होता है जो चीज अंधकार में उन्हें प्रकाशित कर देना समाज के कल्याण के लिए। हाँ बिल्कुल, यही उद्देश्य है। जैसे कि वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था एक है, वेद में वर्णित है, परंतु कोई उसे जातिगत मान लेता है, कोई इसे कर्मवत मान लेता है। अब इसको प्रकाशित करने के लिए तो एक व्यक्ति के पक्ष में तो झुकना ही पड़ेगा ना गुरुदेव। नहीं, तो आपके लेखन से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी भी एक पक्ष में जा रहे हैं, मतलब आप किसी भी एक मत को आप ऐसा संपोषण आप दे रहे हैं या उस मत का आप समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नहीं लगना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि ठीक है, आप अपने मन की बात को वहां पर आप लिख रहे हैं, है ना, आपको जो उचित लगा है बस आप उतना लिख रहे हैं। आप मीमांसा कर रहे हैं कि जो लोग खंडन करते हैं तो उनके पीछे क्या आधार है, उस खंडन के पीछे क्या आधार है, जो मंडन करते हैं उसके पीछे क्या आधार है, आपको इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है, कि आप किसी के पक्ष जी, में नहीं जी। हैं। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। एक वही है ना कि कहीं पे कोई झगड़ा हो रहा है तो आप उसमें सम्मिलित नहीं हैं, आप बाहर खड़े हैं। अथवा दूसरे उदाहरण से आप समझिए, वकील होता है, अधिवक्ता जो होता है, उसका क्या कर्म होता है? वो किसी भी एक पक्ष में होता है ऐसा नहीं है, वो होता है वो समालोचक के तौर पे। जो उसका निज जो उसका वहां पे माना जाता है कर्तव्य, वो यही होता है, समालोचक का ही होता है। वो मीमांसा करता है। यदि अपना केस भी गलत होता है तो या तो पहले वो लेता ही नहीं, या तहकीकात के दौरान भी यदि वैसा पता लगता है तो फिर उसे छोड़ देना होता है। तो यहां पर वही आपको शैली अपनानी होती है कि आप किसी भी पक्ष में नहीं है, सिर्फ आप बातों को रख रहे हैं निरपेक्ष भाव से, मीमांसा की दृष्टि से। अब समझिए किन किन प्रकार की या किस किस प्रकार की प्रविधियों को अपनाना है। सबसे पहली प्रविधि क्या है? विवरणात्मक, है ना। सबसे पहली क्या प्रविधि है? विवरणात्मक। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आप थीसिस लेखन में अपने विषय वस्तु का विवरण आप प्रस्तुत करते हैं। अब क्या करते हैं? सबसे पहले विवरण उसमें आप प्रस्तुत करते हैं। विवरण के बाद अब क्या होता है? विवरण के बाद आप विश्लेषण अब उसमें देते हैं। तो इसलिए दूसरी जो पद्धति होती है वो क्या होती है? विश्लेषणात्मक। कि सबसे पहले किसी भी विषय को जब लिखना होता है तो उसमें आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसके बारे में विश्लेषण तो आप बाद में करेंगे ना। जब तक आप अपनी बात को रखेंगे नहीं, अपने विषय वस्तु को आप जब तक सामने आप उसे उतारेंगे नहीं, जब तक आप उसे परोसेंगे नहीं, तब तक आप उसका विश्लेषण आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले क्या होता है? विवरण उसका देना होता है। तो इसलिए सबसे पहली प्रविधि क्या अपनाई जाती है? विवरणात्मक। दूसरी प्रविधि क्या अपनाई जाती है? विश्लेषणात्मक। विश्लेषण में क्या होता है कि अब उसके संदर्भ में उसकी सारगर्भिता को लेकर के, कि वो विषय कितना सारगर्भित है, अथवा उसके औचित्य को लेकर के, है ना। अब आप लिखना आरंभ करते हैं। अब आपकी लेखनी एक विवरण या परिचय देने के बाद विश्लेषण करना आरंभ करती है वहां से। इसके बाद जो तीसरी है वो क्या है? वो है अन्वेषणात्मक। कि अब इसमें जो नवीनता है ना, जो आपको अपनी ओर से स्थापित करनी है, वो क्या है, उसे आप किस रूप में रख रहे हैं। तो अब इसलिए अगली जो पद्धति होती है वो क्या होती है? अन्वेषणात्मक। और यदि आपके शोध विषय में कहीं आपने समीक्षात्मक इत्यादि दृष्टियों को रखा है तो अच्छी बात है, और नहीं भी लिखा है, आपके शोध के शीर्षक में नहीं भी है, तो भी ये शैली अपनानी होती है। क्योंकि जब भी आप किसी भी विषय को लिखते हैं तो प्रायः उससे संबंधित, जिसको हम सह संबंधित विषय कहते हैं, ऐसे तमाम विषयों का उल्लेख करके उन सभी के साथ उसका एक सादृश्य अथवा उसकी एक तुल्यता, उसकी एक समीक्षा आपको वहां पर दिखलानी पड़ती है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। इसके बाद अगली जो प्रविधि है वो कौन सी अपनाई जाती है? वो होती है साक्षात्कार प्रविधि। साक्षात्कार प्रविधि मतलब आप समझिए कि जब भी आप लिखते हैं कुछ, तो आपने अपनी ओर से लिख लिया, आपने विवरण भी दिया अपने अध्ययन के आधार पे, जो भी जहां से भी आपको सामग्री उपलब्ध हुई आपके पीएचडी के विषय पर, आपने सारा इकट्ठा किया। इकट्ठा करके उसमें से जो भी काट छांट करके आपको लिखने योग्य जो भी लगा, उन सभी का आपने विवरण प्रस्तुत किया, विश्लेषण किया आपने, अन्वेषणात्मक दृष्टि अपना करके वो भी आपने लिखा। आप जो करना चाहते हैं, सह संबंधित विषयों का भी सादृश्य आपने उसमें दिखलाया, है ना, उसकी भी आपने समीक्षा की। अब क्या करना है आपको? अब आप अपने विषय से संबंधित ऐसे विद्वानों के समीप जाते हैं जो इस विषय में एक अच्छा अनुभव रखते हैं। अब जैसे आपका विषय साहित्य का है, तो आप क्या करेंगे? साहित्य के विद्वानों के पास जाएंगे। तो ये साक्षात्कार प्रवृत्ति होती है। उनके पास जाकर के आपने अपने पीएचडी का विषय रखना है और उनसे फिर आपको पूछना है कि इस विषय में आप मेरा मार्ग निर्देश करें। आप मुझे बताएं कि मैं आगे किस किस प्रकार से इसमें क्या क्या कार्य कर सकता हूं। ये वहां पर आपको पूछना होता है। या जो भी, यदि आप किसी अवान्तर बिंदु पे भी, अथवा आपने किसी अध्याय विभाजन के किसी एक अध्याय पर भी आप पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप जाकर के पूछेंगे। और ये आवश्यक होता है, क्योंकि आखिरी में जब आप थीसिस को सबमिट करते हैं, तो यदि आप अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं, तो प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है। और अब
दिन प्रतिदिन ये चीजें और ज्यादा क्लिष्ट होती जा रही है, क्योंकि कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो आवश्यक था ऐसा करना, और अच्छा भी है। तो इसीलिए साक्षात्कार प्रविधि अपनाई जाती है कि अपने विषय से संबंधित विद्वानों के पास जाना है। यदि आपका विषय साहित्य से संबंधित है, आप ऐसे 8, 10 या 15 विद्वानों के पास जाइए, जहां से आपको कुछ ना कुछ नवीन चीजें मिल सकती हैं। और इसका पुनः उसमें उल्लेख करना होता है, कहाँ? अपनी पीएचडी की थीसिस में, कि आप इन इन विद्वानों से मिले और ये जानकारियां वहां से आपको उपलब्ध हुई। तो साक्षात्कार इस प्रविधि के अंतर्गत आपने इन विषयों को लिखा वहां से जान करके। आपका यदि व्याकरण विषय है तो आप व्याकरण के विद्वानों से मिले, आपका संगीत विषय है आप वहां मिले, आपका विषय यदि दर्शन का है तो आप उनसे मिले, आपका यदि मनोविज्ञान का है या काव्य का है आप वहां उनसे मिलिए। तो इसलिए साक्षात्कार प्रविधि अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद अब आते हैं, एक प्रविधि और है, प्रायः इन 5 प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है, और अंतिम जो है उसको हम कहते हैं पुस्तकालय प्रविधि। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुस्तकालय प्रविधि। पुस्तकालय प्रविधि में क्या होता है कि आपके शोध विषय से संबंधित सामग्री जिन जिन पुस्तकालयों में मिल सकती है वहां वहां आपको जाना पड़ता है। और जो स्कॉलरशिप जो आपको मिलती है वो इसलिए ही मिलती है कि इन सारी प्रविधियों में ही तो सारा ये खर्च पड़ता है। रहने और खाने के लिए तो स्कॉलरशिप में अलग से आपको वो चीजें मिल जाती हैं, रहने के लिए और भोजन के लिए। तो ये जितनी भी चीजें मिलती हैं वो केवल इसलिए ही मिलती हैं। तो ये अवश्य आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शोध करते समय ध्यान रखें कि इन्हीं चीजों के लिए वो होता है, और इससे संबंधित प्रश्न आपसे अवश्य पूछा जाता है बीच बीच में। और यदि आपके गाइड अच्छे हैं तो प्रायः इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। और ऐसा है ही कि जब आपको 200-250 पेज आपको लिखना होता है, 250 पेज तो आपको लिखना ही होता है, 250 से 250 पेज आपको लिखना होता है थीसिस में। तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि जिस विश्वविद्यालय में है सारी की सारी सामग्री वहीं आपको उपलब्ध हो जाए, तो आपको जाना ही पड़ता है। तो अलग अलग पुस्तकालयों में जाना, वहां पर अलग अलग पुस्तकों का अध्ययन करना, अथवा जिन जिन लोगों ने पहले आपसे संबंधित विषय पर शोध किया हुआ है उन सभी के शोध को अध्ययन करना, मतलब उन्हें पढ़ना, समझना, और वहां से आपके उपयोग के लिए यदि कुछ उपयोगी बिंदुएं हैं, कुछ उपयोगी विषय वस्तु है तो उसको वहां से लेना। ये क्या है? ये पुस्तकालय प्रविधि के अंतर्गत है। तो यहां पर आपको सिनॉप्सिस में क्या करना है, आपको ये है क्या कि प्रस्तुत शोध विषय से संबंधित सामग्री के लिए पुस्तकालय प्रविधि का प्रयोग किया जाएगा, जिसके अंतर्गत विविध पुस्तकालयों एवं शोध संस्थानों का आश्रय लिया जाएगा, ऐसा आप लिख सकते हैं। या फिर इस शोध प्रबंध में विवरणात्मक, समीक्षात्मक, है ना, अन्वेषणात्मक या विश्लेषणात्मक इत्यादि अलग अलग प्रविधियों का प्रयोग किया जाएगा। अथवा यूं आप लिख सकते हैं कि तत्तद विषय संबंधित विद्वानों एवं गुणीजनों से मिलकर उपर्युक्त संदर्भों में साक्षात्कार प्रविधि का भी प्रयोग किया जाएगा, जिससे शोध कार्य सहज, सुबोध एवं सारगर्भित हो सके। ये सब आप उसमें लिख सकते हैं। एक मिनट। अब इसके बाद क्या है? अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अध्याय विभाजन। अध्याय विभाजन ये सबसे अच्छा होना चाहिए। शोध विषय तो आपने अच्छा लिखा ही हो, पर अध्याय विभाजन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी एक पल में सिनॉप्सिस जो है ना वो रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? यदि अध्याय विभाजन अच्छा नहीं है। और मैं अभी की बात बता रहा हूं, अभी 1 सप्ताह या 10 दिन पहले की बात। मेरे विद्यार्थी कई जगह गए थे उसके लिए जमा करने के लिए, पर जो अध्याय विभाजन है वो उनका अच्छा नहीं था। तो अध्याय विभाजन के कारण, जबकि सब कुछ उन्होंने अच्छा लिखा था, इसकी वजह से रिजेक्ट हो गए और फिर आकर के दोबारा लिख करके ले जाना पड़ा, तब जाकर के उनका सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए अध्याय विभाजन सबसे अनिवार्य है। अब देखो कि अध्याय विभाजन है क्या। आप अपने शोध विषय को न्यूनतम 5 और अधिकतम 8 अध्यायों में, है ना, न्यूनतम कितने, ये संख्या भी याद रखनी है। अध्यायों की संख्या ऐसा नहीं हो कि आप 3 या 4 अध्यायों में लिख लें, और ऐसा भी नहीं हो कि आप 12-14 अध्यायों में लिखें, ऐसा भी नहीं। न्यूनतम 5 और अधिकतम 8। तो
5 से लेकर के 8 अध्यायों में अपने शोध विषय को हमें क्या करना होता है, विभाजित करना होता है, यानी वर्गीकृत हमें करना होता है, बांटना होता है कि पहला इस विषय से संबंधित होगा, दूसरा अध्याय इस विषय से संबंधित होगा, तीसरा अध्याय इस विषय से, ऐसे ही चौथा, पांचवा और छठा अध्याय। तो प्रायः क्या करते हैं, ना आपको 5 लेना चाहिए अध्याय और ना ही 8 रखना चाहिए। मतलब ना ही आप न्यूनतम पे रहें और ना ही अधिकतम पे रहें, मध्यमगत अवस्था में रहें, वो सबसे अच्छा है। आप 6 अध्याय लिखिए, सबसे अच्छा है। या आप अधिक बढ़ाते हैं तो 7 लिख लीजिए, वही पर्याप्त है। तो इसीलिए 6 या 7 अध्यायों में विभाजन करना सबसे उत्तम होता है। और विभाजन में ध्यान क्या रखना है कि अध्याय विभाजन ऐसे हो जो बिल्कुल नवीन हो, नया हो एकदम, और इतना सटीक एवं सारगर्भित हो कि आपके अध्याय विभाजन को देख करके ही लग जाए कि हाँ, आपके शोध का जो विषय है उसकी नूतनता पे, उसकी नवीनता पे, उसकी नवलता पे किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया जा सकता है। देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये अध्याय विभाजन, तो ये अध्याय विभाजन ये पूरी तरीके से क्या है, नवीन है, ये अपनी नवीनता रखता है। तो इस चीज का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है उसमें, समझ गए। और अध्याय विभाजन 5 से 8 के मध्य हो, ये ध्यान रखिए। अब इसके बाद आते हैं कि प्रति अध्याय अवांतर बिंदु। अब देखो, एक अध्याय आपने रखा ऊपर, कोई भी अध्याय आपने लिया, अध्याय का सबसे पहले हम नाम देते हैं। हमने लिखा उसमें क्या, हमने लिखा कि प्रथम अध्याय, उसके बाद हमने प्रथम अध्याय का नाम दे दिया कुछ। उसके बाद अब एक अध्याय के अंतर्गत, हालांकि आवश्यक नहीं है, पर एक अच्छे सिनॉप्सिस के लिए, एक अच्छे शोध प्रारूप के लिए ये आवश्यक है कि कम से कम आप 3 से 4 अवांतर बिंदुओं को लिखें, जिसे हम हेडिंग और सब हेडिंग के रूप में कहते हैं ना, बस वही है। अध्याय जो है वो एक हेडिंग के रूप में हो जाता है, प्रथम अध्याय, सामने उसका नाम आप लिखेंगे कि प्रथम अध्याय ध्वनि का स्वरूप, या साहित्य शास्त्र में ध्वनि का स्वरूप, और उसके अवांतर उसमें आप लिखा, आपने उसमें लिखा क्या, अब ध्वनि का स्वरूप आपने इसमें लिख दिया कि अलंकार संप्रदाय में ध्वनि का स्वरूप, ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि का स्वरूप, रस संप्रदाय में ध्वनि का स्वरूप, है ना, औचित्य संप्रदाय में या वक्रोक्ति संप्रदाय में ध्वनि का स्वरूप। इसी प्रकार से आपने क्या किया, 4 अवांतर बिंदु आपने लिखे। इसी प्रकार प्रत्येक जितने भी आपने अध्याय बनाए हैं, उन सभी अध्यायों में कम से कम 3 या 4 अवांतर बिंदु, जो कि बहुत अच्छे होने चाहिए, सटीक और सुव्यवस्थित शब्दों में होने चाहिए, उन्हें आपको लिखना है। तो ध्यान रहेगा कि प्रति अध्याय अवांतर बिंदु जो हैं, ये कितने होने चाहिए, ये 3 से 4। आवश्यक नहीं है, देखो ऐसा नहीं कि कोई नियम मैं बता रहा हूं कि 3 से 4 होना चाहिए, लेकिन एक अच्छे सिनॉप्सिस लेखन के लिए आवश्यक है कि उतना हो, जो कि बोर्ड मेंबर्स के सामने या जो पैनल में बैठे हुए प्रोफेसर होते हैं उनके सामने ज्यादा से ज्यादा वो क्या होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। और नहीं तो फिर आप यूं ही लिख करके कुछ भी ले जाते हैं अन्यमनस्क रूप में, और फिर बाद में क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएंगे आप, और फिर आपको आना पड़ेगा, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा वही। और ये भी होता है कि 2 बार 3 बार जब आप एक ही विषय को गलत ढंग से लेकर के जाते हैं, तो भले ही आपका शोध विषय अच्छा ही हो, लेकिन वहां पर क्या, वो लोग परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो दूसरा कोई विषय ले लो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। तो क्यों ऐसा करना, इसलिए पहला ही इंप्रेशन जो माना जाता है अच्छा माना जाता है ना, तो इसलिए पहला प्रभाव जो है वही अच्छा होना चाहिए। सिनॉप्सिस लेखन हमारा इतना सुव्यवस्थित हो कि कोई भी उसमें कोई प्रश्न उठाए। हाँ, सुझाव अवश्य देते हैं, लेकिन गलत न उसे उठा रहा है, तो ये ध्यान रखना। चलिए अब आगे आते हैं, 2-4 बिंदु और हैं। उपसंहार। उपसंहार में क्या आपको करना है, उपसंहार में कुछ बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन उपसंहार में आपको प्रायः ये लिख देना होता है कि प्रस्तुत, देखो 2 से 4 पंक्तियां इसमें लिखनी होती है बस, या 2 पंक्ति भी लिखते हैं वो पर्याप्त है, इसमें कुछ आवश्यक नहीं। उपसंहार में आप बस इतना लिखिए, ये 2 पंक्ति ही मैं बोल रहा हूं, आप इसको ही लिख दीजिए, उतना ही पर्याप्त है कि प्रस्तुत शोध के शीर्षक, उपशीर्षक, अध्याय एवं अवांतर बिंदुओं के निर्देश में आवश्यकता अनुसार यथोचित परिवर्तन या परिवर्धन उसमें किया जा सकता है। इतना आप लिख दें, बस इतना पर्याप्त है। क्योंकि होता क्या है, सिनॉप्सिस के समय में, इस लेखन के समय में आपने शोध तो नहीं किया है ना अभी तक, आपने शोध के विषय में पहली बार कुछ लिखा है, बताया है,
तो आवश्यक नहीं कि अभी जो आपने अध्याय विभाजन किया, जब आप शोधक क्षेत्र में उतरते हैं, जब आप कार्य करने के लिए, जब आप लेखनी और संचिका उठा करके लिखना शुरू करते हैं, जब कॉपी पेन लेकर के, तो फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, ये अध्याय भी इसके लिए महत्वपूर्ण है और अपने अवान्तर बिंदुओं में जो मैंने पहले लिखा है इसमें थोड़ा मुझे परिवर्तन करना चाहिए। तो इसके लिए उपसंहार में ये निर्देश पहले से दे देना चाहिए कि आगे थीसिस लेखन के समय में अध्याय अथवा अवान्तर बिंदुओं में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन या परिवर्धन ये किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं लिखेंगे और बाद में यदि आपको ये अनुभव होता है तो फिर इसी के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा और एप्लीकेशन लिख करके फिर अपने गाइड से सिग्नेचर उसमें कराना पड़ेगा, फिर जाकर के अपने विभाग में जमा करना पड़ेगा, फिर आपको ये सारे के सारे ये झंझट जो है ना ये आपको पालने पड़ेंगे। तो अच्छा है कि आप उपसंहार में पहले से ही लिख करके रखिए, ये सूचना आप पहले से दे करके रखिए, नहीं तो बाद में ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है। उसके लिए अलग से एप्लीकेशन लिखने की क्या आवश्यकता है, 2 पंक्ति हम वहीं पे लिख देंगे। अब देखो इसके बाद क्या, संदर्भ ग्रंथ सूची। तो सूची में इसमें ये कुछ खास नहीं होता, साधारण होता है, हर उसमें लिखना होता है। आप अपने विषय से संबंधित जितने भी ग्रंथों के बारे में जानते हैं, जो जो आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, उनमें से मुख्य ऐसे कम से कम 8 से 10 ग्रंथ और अधिकतम 18 से 20 ग्रंथ अधिकतम है वो, इसलिए मध्यम रखना चाहिए। 12, 14 या 15 ग्रंथ आपको रखना चाहिए, 15 के आसपास रखिए, इतना पर्याप्त होता है। इतने ग्रंथों की एक सूची आप बना लीजिए और उसमें केवल ग्रंथ यानी कि पुस्तकों का नाम ही नहीं होना चाहिए, बुक्स के नाम के साथ साथ क्या क्या उसका पब्लिकेशन भी उसमें आपको लिखना है कि वो कहां से प्रकाशित है, यानी कि किस प्रकाशन से प्रकाशित है। उसके बाद और क्या लिखना होता है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है, उस पुस्तक के लेखक कौन है, अथवा यदि वो पुरानी पुस्तक है तो उसके संपादक कौन है। तो संपादक या लेखक और उसका प्रकाशन कि वो किस ईस्वी में और किस प्रकाशक के द्वारा वो प्रकाशित है। ये 3-4 चीजें आपको उसमें लिखनी होती है। ये प्रत्येक पुस्तक के साथ साथ आपको लिखते जाना है। प्रकाशन स्थान भी देना होता है ना? हाँ, वही है वो प्रकाशन का नाम। जैसे कि चौखंबा से कोई पुस्तक है प्रकाशित, और वो तो है ही कि चौखंबा वाराणसी या दिल्ली या जो भी आप दे रहे हैं उसमें, तो वो तो है, उतना आपको देना होता है। एक साधारण जिस किसी भी शहर से है बस उसके सामान्य ज्ञान के लिए उतना देना होता है। और इसमें एक बिंदु, हाँ जी आप बोलें। यहाँ पर एक चीज पूछनी थी गुरुदेव, जैसे कि हम पुस्तक वगैरह का यहाँ से संदर्भ ग्रंथ सूची में देते हैं, क्या हम उन्हीं पुस्तकों को संदर्भ सूची में दे सकते हैं जो विश्वविद्यालयों में अध्ययन अध्यापन करा जाता है? कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति कभी साधारण, जैसे गुरुदेव वही बात कहने वाले, कोई साधारण व्यक्ति है जिसने MA वगैरह PhD नहीं करी, परंतु वो भी पुस्तक लेखन कर लेते हैं, क्या उनकी पुस्तकों को संदर्भ रूप में हम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, पंडित युधिष्ठिर जी मीमांसक। जी हाँ। यदि आप कक्षा की दृष्टि से देखेंगे तो 5वीं पास, उसके बाद तो उन्होंने कभी दिया ही नहीं, वो भी उन्होंने पंजाबी मीडियम में किया था, है ना, उस जमाने में जो पढ़ाई होती थी वो। लेकिन आज जी है, उनकी पुस्तकें, व्याकरण वाला ऐसा कौन सा विद्यार्थी होगा जो अपने शोध उसमें नहीं उसको लिखता हो, उसका उदाहरण नहीं देता हो। तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, इससे कोई भी अंतर नहीं है। अच्छी मान्य पुस्तक होनी चाहिए और आपके संबंधित विषय में उपयोगी होनी चाहिए, बस उसकी उपादेयता को ध्यान में रखते हुए आप लिखिए, उसका उदाहरण दीजिए। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो किनके द्वारा लिखी गई है, उनका बैकग्राउंड क्या है, उससे हमें क्या करना है। उन्होंने जो लिखा है वो हमारे लिए उपयोगी है, उसकी उपादेयता हमारे लिए है, बस इतना पर्याप्त है हमारे लिए। जैसे गुरुजी ऐसा 1-2 बार जैसे परीक्षाओं में होता है, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर कोई आंसर गलत हो जाता है तो हम कहते हैं कि सरकार उन्हीं पुस्तकों को मानती है जो व्यक्ति PhD करे हुए होते हैं, जैसे कि YouTube पे पढ़ाने वाले हों या कोई वैसे, उनके उत्तरों को नहीं माना जाता है। नहीं ऐसा नहीं है, उनके उत्तरों को नहीं माना जाता है, वो बात नहीं है। बात यह है कि जिनका उत्तर सही होता है उनका माना जाता है, और उसके लिए भी न्यायालय होता है अंतिम तो। और न्यायालय में ऐसा नहीं है कि वो किसी लेखक के बारे में देखते हैं कि लेखक कैसा है या बताने वाला कैसा है, नहीं।
जिस विषय का प्रतिपादन है वो विषय न्यायोचित है या नहीं, बस इतना देखा जाता है। विषय यदि न्यायोचित है तो बिल्कुल सही है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जी गुरु जी। चलिए अग्रिम बिंदु पे आते हैं कि कुल कितने पृष्ठों में सिनॉप्सिस को हमें लिखना चाहिए। तो ये ध्यान रखिए कि बहुत अधिकतम नहीं होना चाहिए, और एक जो वैधानिक इसका रूप है यूजीसी की ओर से, ये पीछे कभी बताया गया था काफी पहले, मतलब 2007-8 में बताया गया था। तो उस समय उन्होंने बस इतना ही कहा था कि न्यूनतम 6 पृष्ठ और अधिकतम 12 पृष्ठ। पर इसमें कुछ आवश्यक नहीं है, उन्होंने भी एक अनुमानित उस पर बता दिया था कि न्यूनतम 6 होना चाहिए और अधिकतम 12 होना चाहिए। पर कई बार 12 से ये 15 में भी लिखा जाता है और कई बार ये 5-6 में भी हो जाता है, तो इसके लिए कोई भी आपत्ति नहीं उठाते हैं। लेकिन इतना भी नहीं कि आप पूरा महाभारत लिख करके ले जाएं, रामायण लिख करके ले जाएं, ऐसा भी नहीं। वो उतना ही होना चाहिए, यथोचित जिसे हम कहते हैं ना, यथा योग्य लिखना, बस उतना ही होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिए लिखा हुआ। तो सबसे जो अच्छा लेखन है ना वो 8 से 10 पृष्ठों का है। 8 पृष्ठ में आप लिखिए या 10 पृष्ठ में लिखिए, सबसे बेहतर है। कोई भी इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, आप हर एक प्रकार के प्रश्न से आप बच जाएंगे। इसके बाद 2 चीजें और जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, क्या? एक समुद्धरण, जिसे हम फुटनोट्स ऐसा बोलते हैं, रेफरेंस देना है ना, संदर्भों को उल्लिखित करना। फुटनोट्स बहुत आवश्यक होते हैं, और ये कहां? ये हर जगह। मतलब जब आपने प्रस्तावना या भूमिका जब आपने लिखी है तो ध्यान रहे कि 2 पृष्ठ की भूमिका में कम से कम 5 से 7 अलग अलग ग्रंथों का उल्लेख आप करें। और ग्रंथों का उल्लेख मतलब वहां से कोई पंक्ति उठा करके अपने विषय के उद्धरण के रूप में आप वहां पे उसे प्रस्तुत करें, लिखें। और फिर वहां पर 1-2, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना टीका या टिप्पणी आदि के रूप में कि ये पंक्ति कहां से उद्धृत की गई है, तो वहां पे 1 ऐसा लिख करके, 2 ऐसा लिख करके, या कोई भी ऐसा मार्क दे करके नीचे वहां पर लिखा होता है कि अमुक लेखक के द्वारा विरचित इस पुस्तक से और इस पुस्तक के इस भाग से उद्धृत है। तो इस प्रकार के संदर्भ आपको कितने देने हैं? सबकी समुद्धरण कम से कम आपको देने हैं 5, और अधिकतम आप 10-15 दें। किसमें? ये प्रस्तावना या भूमिका में ही। और ऐसे ही जब आप शोध विषय को लिखते हैं, यहां पर भी आपको देना है, शोध विषय में भी आप रखिए, यहां पर भी आप 5, 7, 10 रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सबसे आवश्यक है, ये नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है आपके सिनॉप्सिस के रिजेक्ट हो जाने के पीछे, इसलिए ध्यान रखना है। अब बाकी तो और कहीं आपको नहीं लिखना है, प्रस्तावना और शोध विषय में ही प्रायः ये उदाहरण देने होते हैं, इन्हीं दोनों में, और कहीं भी किसी उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं। तो इसमें ही ध्यान रखना है कि कम से कम ये दोनों मिला करके भी आपके पास 10 से लेकर के 15 के आसपास तो समुद्धरण अवश्य होने चाहिए। इतने संदर्भों का तो उल्लेख आप अवश्य करें, इतने फुटनोट्स आपके लिए आवश्यक हैं, हर हाल में होने चाहिए। और नहीं होगा तो आप ध्यान देंगे कि आपके जो प्राध्यापक हैं, प्राध्यापक बोले तो आपके प्रोफेसर, वो आपको मना कर देंगे या बोलेंगे आपको कि देखो इसमें कुछ उदाहरणों को पहले जोड़ो, उसके बाद तब ले आओ आप। तो ये आवश्यक होता है, समझ गए। और एक बिंदु मैं इसमें भूल गया हूं, इसमें लिखना मैं आपको बता देता हूं वैसे ही एक बिंदु और जो आपको लिखना होता है शोध प्रविधि के ठीक बाद, है ना, शोध प्रविधि के ठीक बाद, ये इसी क्रम से लिखा जाता है जिस क्रम से मैंने आपको इसमें दिया हुआ है। कुल पृष्ठों की संख्या और समुद्धरण ये तो समझाने के लिए है, बाकी उपर्युक्त जितने हैं उतने ही लिखा जाता है। शोध प्रविधि के बाद एक बिंदु हम लिखते हैं जिसको कहते हैं कृत कार्य समीक्षा, शोध प्रासंगिकता एवं कृत कार्य समीक्षा। आप इसे नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। क्या क्या? शोध प्रासंगिकता एवं कृत कार्य समीक्षा, ये महत्वपूर्ण होता है। ये भैया शोध सर्वेक्षण है? हाँ बिल्कुल वही है, शोध सर्वेक्षण ही है वो। नाम या शब्दावली है ना, ये प्रत्येक विश्वविद्यालय के आधार पे है। वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में शब्दावली थोड़ी सी बदल जाती है, पर लेखन जो है वो वस्तुतः वही रहता है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, शोध सर्वेक्षण या शोध प्रासंगिकता एवं कृत कार्य समीक्षा। इसको साहित्य समीक्षा भी कहा जाता है। हाँ जी, इसको साहित्य समीक्षा भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं।
वही मैंने कहा ना कि अलग अलग विश्वविद्यालयों के आधार पे शब्दावली जो है बदलती रहती है। तो इसमें क्या है ना कि आपका जो विषय है उस विषय से संबंधित, मतलब बिल्कुल ही मिलते जुलते, सर्वथा हट करके नहीं, बिल्कुल मिलते जुलते, यदि किसी भी विषय पर पहले से शोध हो चुका है तो आप अपने शोध शीर्षक को ध्यान में रखते हुए या शोध विषय को ध्यान में रखते हुए सबसे समीपस्थ जो शोध हुआ है ना, समीपस्थ मतलब विषय की दृष्टि से जो सबसे ज्यादा समीपस्थ कोई शोध है, ऐसे एक दो शोध को आप ढूंढिए। और ढूंढने के लिए बहुत सारे स्थान हैं, बहुत सारे माध्यम हैं जिनके बारे में अभी बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है कि वहां जाकर के ढूंढना है और ढूंढ करके आपको उसमें लिखना है। क्या लिखना है ये भी ध्यान रखना है। उसमें आपको ये लिखना है, कृतकार्य समीक्षा में साधारणतया जो लिखना होता है वो यही होता है कि अमुक विषय में, है ना, सबसे पहले उस शीर्षक का नाम दे दीजिए जिस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने काम किया है जो आपके विषय से समीपस्थ है, कि इस शीर्षक पर यह शोध कार्य इस ईस्वी में, है ना, अमुक ईस्वी में और इस विश्वविद्यालय में अथवा इस विश्वविद्यालय के इस विभाग के इस गाइड यानी कि इस निर्देशक के निर्देश में अमुक शोध छात्र के द्वारा या शोध विद्यार्थी के द्वारा अथवा अनुसंधाता के द्वारा इस सन में यह कार्य पूरा किया गया है। तो ये एक उसमें लिखना होता है। एक या दो का आप लिखें, बहुत ज्यादा नहीं, एक तो जो सबसे ज्यादा समीपस्थ हो आपके शोध विषय से। इससे क्या होता है, ये पता लगता है कि आपके शोध विषय से समीपस्थ विषय पे तो कार्य हुआ है लेकिन आपने जो लिया है उस पे कार्य नहीं हुआ है। ये थोड़ा और ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, उद्भासित हो जाता है और ज्यादा। तो ये लिखना उसमें आवश्यक होता है। ठीक, तो इसे वहां पे लिख देना होता है। और साथ ही साथ शोध प्रासंगिकता हम कैसे दिखाते हैं, 2 पंक्ति वहीं पर लिखनी होती है, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं। अब उसी में ऊपर आपने दिखा दिया इनके द्वारा इस विश्वविद्यालय के इस विभाग में, है ना, इस अनुसंधाता के द्वारा इनके निर्देशन में ये कार्य पूरा किया गया है अमुक ईस्वी में। अब इसके बाद आपको लिखना है कि किंतु मदगृहित उपर्युक्त शोध विषय में किसी भी अनुसंधाता के द्वारा अद्यावधि कोई भी पुरातन अथवा नवीन अनुसंधान दृष्टिगोचर नहीं होता। अतः मदगृहित शोध की नवीनता, अनिवार्यता एवं उपादेयता सुस्पष्ट है। तो इस प्रकार 2-3 पंक्तियों में उसे लिख देना होता है। ये क्या है, ये अपने शोध की एक प्रासंगिकता है जो कि हम किसी के सापेक्ष रख करके दिखलाते हैं कि अब तक जो समीपस्थ वैषयिक जो कार्य हुआ है उससे नवीनता जो है वो किस प्रकार से है, और इसीलिए वो नवीनता इस बात को सत्यापित कर देती है कि आपका जो शोध विषय है वो सर्वथा प्रासंगिक और उपादेय है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको ध्यान रखनी है इसमें। अब आते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप इसमें ले लीजिए, अच्छा रहेगा ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि कई बार बाद में फिर मस्तिष्क से वो चीजें हट जाती हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट उसमें ले लीजिए। उपसंहार भैया रिपीट करना एक बार। उपसंहार में, हाँ ठीक है, उपसंहार में आपको बस इतना ही लिखना होता है कि प्रस्तुत शोध प्रबंध, लिखना चाहें आप लोग लिख भी सकते हैं कि प्रस्तुत शोध प्रबंध के शीर्षक, उपशीर्षक नोट करना चाहें आप नोट कर लें। और ये मैं जो बता रहा हूं ये ऐसा मत समझिए क्योंकि मैं अपने अनुभव के साथ आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, क्योंकि अब तक मेरे द्वारा जो अपने विद्यार्थियों को जो दिया गया है पीएचडी का विषय और सिनॉप्सिस जो मैंने तैयार करवाया है, तो उसमें लगभग 52 से 53 ऐसे विद्यार्थी हैं जो मेरे सिलेक्टेड विद्यार्थी हैं, और 2-4 विद्यार्थियों को छोड़ करके उनमें से और कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए मैं अपने पूरे अनुभव के साथ आप लोगों को ये बता रहा हूं। और यदि आप ऐसा अपना करके देखते हैं, यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो आप यदि इन चीजों को अपनाते हैं तो ये अवश्य है कि आपको उससे लाभ होगा, उलझना नहीं पड़ेगा। लिखिए उपसंहार में आप ऐसा लिख लीजिए, 2 पंक्ति में बोल देता हूं। लिखिए कि प्रस्तुत शोध प्रबंध या प्रस्तावित शोध प्रबंध, ऐसा प्रस्तावित शोध प्रबंध
के शीर्षक, कॉमा उपशीर्षक, शीर्षक, कॉमा उपशीर्षक, उसके बाद भी दीजिए कॉमा, अध्याय या अध्यायों, ऐसा भी लिख सकते हैं, अध्यायों एवं अवांतर बिंदुओं के, या अध्याय एवं अवांतर बिंदुओं के निर्देश में आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित शोध प्रबंध के शीर्षक, उपशीर्षक, अध्याय एवं अवांतर बिंदुओं के निर्देश में आवश्यकता अनुसार संशोधन, कॉमा परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जा सकता है। ठीक है, तो इतना ही उपसंहार आवश्यक होता है। हेलो सर। हाँ जी, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर आवश्यकतानुसार, उसके बाद आवश्यकतानुसार के बाद क्या? संशोधन, परिवर्तन तथा, हाँ, संशोधन, परिवर्तन तथा परिवर्धन किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हो गया सिनॉप्सिस के बारे में, हम लोगों ने सारा जाना कि किस प्रकार लिखना है। अब कुछ एक इसके महत्वपूर्ण बिंदु और हैं। 10-15 मिनट और आप लोगों का लगेगा, तो थोड़े धैर्य के साथ में इस चीज को ले लीजिए, क्योंकि इन चीजों के लिए विद्यार्थियों को प्रायः भटकना पड़ता है। तो मैं वैसे भी कुछ नहीं जाएगा, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा। अब है कि पीएचडी शोध के लिए टॉपिक कैसे चुने। हाँ जी, हाँ जी, बोलो सर। एक बार कृतिकार्य समीक्षा वाला समझा दीजिए। अभी तो मैंने बताया था वो कृतिकार्य समीक्षा में। हाँ ठीक है, जो कृतिकार्य समीक्षा है, इसमें ये ध्यान रखना है कि आपके शोध विषय से संबंधित, मतलब जो सबसे समीपस्थ ऐसा शोध हुआ हो ना, कोई भी शोध, उस शोध के बारे में लिखना होता है कि वह किस विश्वविद्यालय में है ना, किस ईस्वी में, उस विश्वविद्यालय के किस विभाग में और किस गाइड के निर्देशन में, किस अनुसंधाता के द्वारा और किस ईस्वी में, है ना, यानी कि किस वर्ष वह शोध कार्य हुआ है। इतना आपको लिखना होता है। और उसके बाद ये कहना होता है कि उपर्युक्त शोध विषयों को ध्यान में रखते हुए जो मेरा विषय है, जो मत गृहीत विषय है, उसकी नवीनता, उसकी अनिवार्यता और उसकी उपादेयता जो है वो सर्वथा सुस्पष्ट है। ये ऐसा लिखना होता है। समझ गए? जी सर, थैंक यू सर। ऐसा बोल सकते हैं गुरुदेव, जैसे कि कड़ियों को जोड़ने का काम करना है। जैसे किसी ने 3 पे कर दिया, मैं 4 पे कर रहा हूँ। तो देखो, अब पीएचडी शोध के लिए टॉपिक कैसे चुने, इस चीज को ध्यान से समझो, जिसके लिए आप लोग सबसे ज्यादा भटकते हैं। सबसे अच्छा क्या है ना कि पीएचडी शोध के लिए टॉपिक चुनने का सबसे अच्छा उपाय 2-3 चीजें हैं। सबसे अच्छा तो है कि अनुभवी व्यक्ति के पास जाओ और उनके पास जाओ जो निष्पक्ष होकर के बताते हो। क्योंकि देखो, विश्वविद्यालयों की बातें न आपसे छुपी हैं न मुझसे छुपी हैं। बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे होते हैं जो अपने विद्यार्थियों को जानबूझ करके वो कुछ ज्यादा प्राथमिकता देते हैं अथवा अच्छे शोध विषय उन्हें वो उपलब्ध कराते हैं। और साधारणतः यदि आप उनसे पूछने जाते हैं और आप उनके विद्यार्थी नहीं हैं, तो या तो नो रिस्पॉन्स वाला बोर्ड होता है टंगा हुआ, है ना। आप समझ सकते हैं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ, पर प्रायः विद्यार्थियों को जूझना पड़ता है इन चीजों से, इसलिए बता रहा हूँ। और या फिर ऐसा होता है कि जो विषय बताते भी हैं वो फिर ऐसा होता है जो हमारे ऊपर से निकल जाता है। इसीलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें, इधर उधर ना पूछ करके, जिनसे आप पहले से परिचित हों तो और भी अच्छी बात है, और नहीं तो कम से कम एक विद्वान होना चाहिए वो व्यक्ति। जो विद्वान होंगे वो चाहे
आपके विभाग में हो, आपके विश्वविद्यालय में हो, कहीं इतर हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। शोध विषय जो विद्वान है वही दे सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये सबसे अच्छा उपाय है। और जो मेरे बैच के विद्यार्थी होते हैं, प्रायः उनके लिए मैं प्रयास करता हूं कि शोध विषय उपलब्ध करा सकूं। दूसरा जो इसका मार्ग है शोध विषय के लिए, क्या टॉपिक हम लें या क्या विषय लें, इसके लिए दूसरा सबसे अच्छा ये है कि आप लाइब्रेरी में जाएं, है ना, अपने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जाएं और पुस्तकालय में जाकर के जहां पे थीसिस एकत्रित हो, शोध ग्रंथ जहां पे रखे हुए होते हैं, आप उस वाले उसमें जाइए। सेंट्रल लाइब्रेरी हर जगह विश्वविद्यालय में है, या प्राय आप पता कर लीजिए कि किधर थीसिस जो है वो कहां पर सारी एकत्रित है, वहां जाइए। वहां जाकर के साहित्य से संबंधित या अलग अलग विषयों से संबंधित अलग अलग उसमें रजिस्टर मेंटेन होता है, उसमें जाकर के देखिए आपका विषय क्या है और वहां पर जाकर के बैठिए। 2-4 दिन आपको समय देना होगा। देखो इतनी आसानी से तो नहीं होता कि आप ये सोचो कि राह चलते ऐसे ही मिल जाए कोई भी और मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो इतना आसान तो नहीं है। आपको थोड़ा सा तो इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप जाइए वहां जाकर के अपने विषय से संबंधित रजिस्टर उठाइए, उसमें देखिए। और आपको थीसिस उठा के देखने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर में देखिए, क्योंकि वहां पे शोध विषय, अनुसंधाता का नाम, गाइड का नाम, विश्वविद्यालय, हर चीज वहां पे दी हुई होती है। वहां जाकर के देखिए कि अब तक साहित्य के संबंध में या व्याकरण या संगीत या आपका जो भी विषय है ना, क से लेकर के ग तक आपका जो भी विषय है, उन सभी में जितने भी कार्य हुए हैं पहले आप उन सभी को देखो ध्यान से। और कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलेंगे, 50, 60, 100 मिलेंगे एक उस पे, बहुत ज्यादा मिलेंगे 150-200 आपको मिलेंगे कार्य, या 300 कार्य मिलेंगे एक विषय में। उनमें क्या है, उनमें आपने देख करके, और 200-300 केवल शीर्षक को पढ़ने में या समझने में कोई बहुत ज्यादा आपको समय नहीं लगेगा। 1-2 दिन देंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से उसे समझ सकते हैं। और अब उन सभी में से जो नया है वो आप चुनो, वो भी आपने देखना है। वहां से जो है नया वो आपको चुनना है कि अब उन सभी को आपने देख तो लिया, उससे आपको क्या समझ आ गई, उससे आपको समझ ये आई बात कि ये सारे के सारे कृत कार्य हैं, मतलब इन विषयों पे कार्य हो चुका है। अब इन सभी से हट करके मुझे लेना है ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए पहली बार में। तो उनसे हट करके विषय का चयन करने के लिए पहले जिन पर हो चुका है उसको समझना आवश्यक है, इसलिए वहां से आपको समझना है। दूसरा शोध गंगा है ना, शोध गंगा करके ऑनलाइन जो है वेबसाइट, वहां पर भी जाकर के आप सर्च कीजिए, अपने विषय से संबंधित आप जाकर के ढूंढिए। गंगोत्री, यमुनोत्री करके कुछ ऐसे भी है, कुछ अलग अलग उसपे भी है ना, PhD-thesis.com ऐसा करके भी है, या thesiscollection.com ऐसा करके भी है, उसमें कई सारे हैं उसके वेबसाइट्स। उन सभी पे जाकर के आप गूगल सर्च कीजिए, 1-2 घंटे का समय दीजिए, थोड़ा गूगल पे जाकर के ढूंढिए, और वहां पर भी पूरी की पूरी वो लिस्ट मिल जाती है। आप साहित्य का ढूंढेंगे, साहित्य का पूरा ही मिल जाएगा आपको अपने विषय से संबंधित। वहां जाकर के देखिए, आपने अपने विश्वविद्यालय में देख लिया और आपने ऑनलाइन वो चेक कर लिया, तो यहाँ से क्या होगा, अब बिल्कुल आसानी से आप ये तय कर पाएंगे कि हाँ इतने विषयों पे कार्य हो चुका है मेरे विषय से संबंधित, अब जो नया है वो इसमें क्या सोचा जा सकता है। अब क्या है, नए के लिए एक अच्छी सूझबूझ हमें उपलब्ध होती है, जो उससे पहले हवाई हम सोचते हैं, और फिर जो हम सोचते हैं वो क्या होता है कि संयोग से उस विषय पे कार्य हो चुका होता है। तो इसलिए समझ बूझ करके ये करना चाहिए। किसी विद्वान व्यक्ति ने आपको बता दिया तब तो अलग बात है, क्योंकि जो लोग शोध विषय को प्रायः बताते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि वो ये जानकारी रखते हैं कि किस विषय पे कार्य हुआ है या किस विषय पे नहीं हुआ है, अथवा उनकी जो अपनी उपज होती है वो उपज इतनी नवीन होती है कि बिल्कुल ये 100% होता है कि इस पे अब तक कोई भी कार्य नहीं हुआ है। तो इसलिए वहां से भी तो ये 2-3 जो है ना, ये रास्ते सबसे बेहतर है। और PhD के शोध के लिए प्राय यही है सबसे जो बेहतर है। अथवा एक और है कि जब किसी भी विषय पे व्याख्यान हो रहा हो, आप देखते होंगे कि साहित्य से संबंधित, व्याकरण से संबंधित या दर्शन से संबंधित अथवा अलग अलग विषयों से संबंधित व्याख्यान मालाएं प्रायः विश्वविद्यालयों में आयोजित होती हैं, जिसमें अलग अलग क्षेत्र से विद्वान आमंत्रित किए जाते हैं और 1 सप्ताह है ना
एक सप्ताह यानी कि सप्त दिवसीय, त्रिदिवसीय या एक दिवसीय तो खैर बहुत कम होता है, पर इस प्रकार के संगोष्ठी चलती है ना गुरुदेव, जब गुरुकुल में चलती है कहें या सेमिनार कहें, जो भी आप उससे कहें, या कार्यशाला कहें, जो भी इस प्रकार की ये चीजें होती हैं, उसमें क्या होता है ना, एक टॉपिक होता है खास, ये बेहद उपयोगी होता है, पर विद्यार्थी उसको अनसुना कर देते हैं, सुनते ही नहीं है ध्यान से, और कल होकर के रोते हैं फिर उसके लिए। वहां पे आप सुनिए, उनके व्याख्यान में दर्जनों आपको पीएचडी के शोध के विषय मिल सकते हैं, क्योंकि हर एक विद्वान अपने अनुभव के साथ शेयर करता है वहां पे चीजों को, और प्रायः उस अनुभव में इन बातों को भी अपनी प्रवाह में वो बता जाते हैं कि ये ऐसे विषय हैं जिन पे शोध होना चाहिए। और वे जितने भी ऐसे विषय होते हैं उन लोगों के द्वारा उल्लिखित, वो ऐसे ही विषय होते हैं। तो एक वो भी माध्यम है कि आप इस प्रकार के सेमिनार या संगोष्ठियों में जो भी आपके विषय से संबंधित है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक में जाकर के सम्मिलित हो, उतना समय नहीं होता किसी के पास भी, पर जो अपने विषय से संबंधित है उसमें तो आप अवश्य करिए। तो ये 2-3 उपाय हैं इसके लिए जो सबसे अच्छे हैं। इसके बाद आते हैं कि एक बिंदु और आखिरी, फिर इस चीज को हम समाप्त करते हैं इस मीटिंग को आज की। लेखन के बाद लेखन की शुद्धता, ये सबसे बड़ी चीज है। आखिरी बिंदु, आपने जो लिखा है उसमें लेखन की शुद्धता, विषय का एक क्रमिक निरूपण जिसे हम कहते हैं, है ना, मेरे शब्द पे ध्यान देना, विषय का एक क्रमिक निरूपण होना चाहिए। क्रमिक निरूपण मतलब आप समझ रहे हैं, आप 2 पृष्ठ ही लिखते हैं, आवश्यक नहीं कि आप 200 पृष्ठ लिखते हैं कि 2 पृष्ठ लिखते हैं, 2 पृष्ठ ही आपका सारगर्भित होना चाहिए, और विषय की प्रस्तुति एक सिलसिलेवार रूप में होनी चाहिए, एक क्रमिक ढंग से होनी चाहिए वो प्रस्तुति। वो नहीं है आपने कहीं की बात आपने कहीं पर भी लिख दी है, कोई बात जो पहले आपको रखनी चाहिए थी वो आपने बाद में रखी है, जो बाद में वो पहले रखी है, तो फिर अच्छा होते हुए भी आपका रिजेक्शन तय है। फिर गुरुजी, क्रमिक निरूपण को कैसे ठीक कर सकते हैं? इस करने के लिए आप अपनी ओर से पहले क्या कीजिए, आप पहले दूसरों के द्वारा जो लिखा गया है ना, आप उसको पहले से थोड़ा अध्ययन कीजिए, आप पढ़िए 2-4-10 अलग अलग सिनॉप्सिस को आप पहले पढ़िए। उससे क्या होगा ना, एक आपको समझ बनेगी कि हाँ किस प्रकार से मुझे लिखना है, और उसके बाद अब आप लेखनी उठाइए। यूं ही नहीं लेखनी उठाइए, पहले से आप जाकर के पढ़िए थोड़ा, उसके बाद आप लेखनी उठाइए। नहीं तो स्वयं को ऐसे 30 मार्क समझने से आपका समय उसमें व्यर्थ होगा और हाथ कुछ नहीं आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि पर एडमिशन नहीं हुआ तो फिर वो आपका पूरा साल भी निकल जाता है, 6 महीने निकल जाता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। हाँ विश्वेंद्र? गुरुजी, क्रमिक निरूपण को धारा प्रवाही बोल सकते हैं ना, जैसे धारा प्रवाह से कोई चीज चल रही है बहुत अच्छे से बुझ धारा प्रवाह विषय में, उसमें क्या है ना कि किस बिंदु का पहले निरूपण होना चाहिए और किसका बाद में। ये चाहे आप एक अनुच्छेद भी लिखें, लेकिन उसमें भी इस बात को ध्यान रखना होता है। देखो जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं, आप सभी बड़े विद्यार्थी हैं, निबंध लिखते हैं, निबंध में ऐसा तो नहीं होता ना कि हम लेखनी उठाते हैं और जैसे हमें गांधी बाबा पे ही लिखना है तो सीधा हमने लिख दिया कुछ भी, ऐसा तो नहीं। उसका भी एक अपना है ना क्रम। सबसे पहले हम परिचय देते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग रूपों में उसे 5 से 6 अलग अलग बिंदुओं में, तब उसे हम उपसंहार तक ले जाते हैं। यूं नहीं कि हमने ऐसे ही कुछ भी लिख दिया, उसी विषय में लिख रहे हैं, लेकिन एक उसका नियत एक क्रम होता है लिखने का। इस चीज पे अवश्य ध्यान देना चाहिए। ये आपके सिलेक्शन के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कारक। तो ऐसी इकाइयों पे हमेशा ध्यान दें। और दूसरी चीज क्या, शुद्धता। आपकी शब्दावली, आपके वाक्य किस प्रकार के हैं, उसमें शब्दों का चयन किस प्रकार का है, क्या वो व्याकरण की दृष्टि से सही है अथवा शब्दावली उससे भी बेहतर लिखी जा सकती है। तो इन सभी चीजों का, और इसमें ध्यान रखें कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। जैसे निबंध में हमेशा मना होता है कि कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए, वैसे ही सिनॉप्सिस में भी पांडित्य प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं। आप सहज सुबोध शब्दों में लिखें, क्योंकि वहां जो प्रोफेसर आकर के बैठते हैं वो आपका पांडित्य देखने के लिए, आपका जो देखना है पांडित्य वो देखेंगे, आपकी थीसिस में देखेंगे। जहां आप सहज सुबोध शब्दों में लिखिए उसको, यहाँ पे उसमें कुछ भी मारकाट कुछ नहीं बचानी, उसमें सीधा सीधा लिखना है, उसमें सुंदर और सुगम हो सके, वो सुबोध हो सके, बस इतना ध्यान रखना है। तो चलिए ये था आज का पूरा इस विषय का निरूपण। आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हाँ जी,
हाँ गुरुजी, आर्टिकल कैसे लिखते हैं उस पर भी कुछ बात अगर बता देती तो बहुत अच्छा होता। आर्टिकल के लिए, आर्टिकल लिखना जो है ना एक नया विषय है। तो आर्टिकल के लिए मैं कहूंगा कि यदि आप लोग आर्टिकल के लिए जानना चाहते हैं, और हाँ, पीएचडी शोध के लिए जितने भी विद्यार्थी हैं, आपने वैसे बोला तो मैं इस बात का उल्लेख करता हूँ, ये बहुत आवश्यक है। जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रायः पीएचडी कर रहे हैं अथवा जो एडमिशन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए कह रहा हूँ। बाद में जाकर के आप रोगे कल होकर के, या फिर आप जाकर के किसी के सामने विनती करोगे कि हाँ ये कैसे करूं, मुझे बता दीजिए, तो अच्छा है इस चीज को भी आप पहले से समझ लें। क्या है कि कम से कम 6 आर्टिकल्स आपके यूजीसी से अप्रूव्ड जो मैगजीन्स हैं, जो पत्रिकाएं हैं, उसमें वो प्रकाशित होनी चाहिए। और उसके लिए आपके गाइड आपकी सहायता करेंगे। इस भरोसे यदि आप रहते हैं तो मैं तो यही कहता हूं कि चलिए, यदि आपके बहुत अच्छे गाइड हैं तो भाई अलग बात है, लेकिन प्रायः ये बेवकूफी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि आप यदि उनके आश्रित भी रहते हैं तो आपने तो नहीं सीखा, उन्हीं के बल पे आप आगे बढ़े। खुद का आत्मनिर्भरता जो है ना, खुद की, वो नहीं आई आप में। और ये लिखना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आर्टिकल लेखन से संबंधित एक पूरी की पूरी कक्षा अलग से लेनी पड़ेगी, एक अलग से इस चीज को बताना पड़ेगा, क्योंकि वो आर्टिकल लेखन इतना आसान नहीं होता। और खास करके किसी भी पत्रिका में प्रकाशित करवाना एक अलग बात है, और एक यूजीसी से अप्रूव्ड किसी भी पत्रिका में देना ये मामूली बात नहीं है। क्योंकि वहां पे 1000 विद्यार्थियों की लाइन लगी होती है, वो पहले से हजारों वहां पे मेल्स होते हैं, इतने सारे आर्टिकल्स वहां पे पड़े होते हैं, उन सभी में से आपका सिलेक्शन हो और आपके उसको प्रकाशित करें। इसके लिए चाहिए कि आपका लेखन बहुत स्तरीय हो, अच्छे स्तर का हो, उच्च स्तरीय हो, सर यह कार्य सरल नहीं है, इसलिए हमारी ओर से भी निवेदन किया जा रहा है आपसे कि एक कक्षा ले लीजिए कि जिसके ये सब बातें जो है उसमें आप जो है हम लोगों को बता। ठीक है, तो आप सभी यदि ये चाहते हैं तो मुझे एक बार जी ऐसा लिख करके बताइए। यस सर, जो है चाहते हैं एक इसकी कक्षा होनी चाहिए ताकि विस्तार से हम लोग लेख, निबंध और शोध लेख, इनमें क्या अंतर है, इनको कैसे लिखना चाहिए, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सब चीजें जानकारी तो इसके लिए कक्षा अवश्य दीजिए सर। लगभग हम जानते हैं सब लोग तैयार हैं, सब लोग यस यस लिख करके, जी लिख करके ही भेज रहे हैं। सर ये कक्षा हो जाए तो आपकी कृपा होगी। ठीक है, जरूर। अरे